इस भयानक जंग के बीच खौफनाक साजिश का कच्चा चिट्ठा लेकर हाजिर हूं मैं, प्रशांत चुरहे। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर के अब जिनेवा में यूरोप और अमेरिका की बैठक हुई है और इस बैठक में ट्रंप के पीस प्लान पर चर्चा की गई है। यूरोप ने तो साफ साफ ट्रंप से कह दिया कि अगर इस युद्ध को रोकना है तो इसमें ज़ेलेंस्की की मंजूरी बहुत जरूरी है। यानी पुतिन की शर्तों को यूरोप ने सीधे चैलेंज कर दिया है। लेकिन एक बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के एक मोर्चे पर बहुत बड़ा एक्शन देखने को मिल रहा है और पुतिन की सेना ने यूक्रेन के 5000 फौजियों को चारों तरफ से घेर लिया है। क्या ज़ेलेंस्की के युद्ध को अपनी पीठ दिखाने वाले ट्रंप ने तोड़ दी है अपनी कसम? क्या यूरोप के दिग्गजों को एकजुट देखकर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन पर सबसे बड़ा यू टर्न मारने जा रहे हैं? क्या जलते हुए यूक्रेन और कीव में होने वाले धमाकों को रोकने के लिए अमेरिका का डर्टी माइंड कुछ बड़ा करने वाला है? पुतिन के इशारों पर यूक्रेन को बांटने वाला ट्रंप का पीस प्लान लॉन्च होने से पहले ही अटक गया है। ट्रंप का चाकू चले और सीधा यूक्रेन पुतिन को सौंप दिया जाए। इससे पहले ही ट्रंप ने यूक्रेन को लेकर ऐसी बात कह दी है कि ज़ेलेंस्की का बुझा हुआ चेहरा फिर युद्ध वाले जोश की वजह से चमक सकता है। क्या ज़ेलेंस्की के झुके कंधों में फिर बिजली कड़कने वाली फुर्ती आने वाली है? 24 घंटे के अंदर ज़ेलेंस्की को हिम्मत देने वाली एक मीटिंग हुई। दक्षिण अफ्रीका में G20 मीटिंग के दौरान जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन के लीडर्स ने साफ साफ कह दिया, यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। ये ट्रंप को चैलेंज करने वाला ऐसा रुख है जिसे नेटो में दो फाड़ करने वाला सबसे बड़ा कदम माना जा रहा है। जो अमेरिका यूक्रेन को पुतिन के हवाले करना चाहता है, अब उस अमेरिका को चैलेंज करने वाले फ्रेडरिक मर्ज, कीर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों ने नई कसम खा ली है। कसम ये कि यूक्रेन को हारने नहीं देंगे। Stake is obviously Ukrainian sovereignty and European security. It's normal to have both the Ukrainians and the Europeans on the table to finalize this plan. So this is exactly what we will do tomorrow and the day after in order to make a common plan. बागी हो चुके यूरोप को देखते हुए ट्रंप को यह एहसास हो गया है कि यूक्रेन को सरेंडर कराना भी इतना आसान नहीं होने वाला। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप को कहना पड़ा है कि रूस और यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए अमेरिका का प्रस्ताव आखिरी नहीं। No, not my part. No, we'd like to get the peace. It should have happened a long time ago. The Ukraine war with Russia should have never happened. If I were president, it never would have happened. We're trying to get it ended. One way or the other, we have to get it ended. यानी डोनाल्ड ट्रंप के दिमाग में कुछ और चल रहा है। ट्रंप के बारे में दावा किया जाता है कि उनका दिमाग सिर्फ नफा और नुकसान देखता है। यानी जहां ट्रंप को फायदा होगा वो वहीं पलट जाएंगे। ट्रंप के शातिर दिमाग को लेकर ऐसा तनाव उनके पहले कार्यकाल में नहीं देखा गया। लेकिन अब यूक्रेन युद्ध ने अमेरिका के डर्टी माइंड की परत खोलनी शुरू कर दी है। यूरोप के लीडर्स की मीटिंग देखकर ज़ेलेंस्की ने भी कह दिया है कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कह दिया है कि अब यूक्रेन के सामने अपना सम्मान खोने या फिर अपने महत्वपूर्ण साथी अमेरिका को खोने, दोनों में से एक विकल्प को चुनना होगा। Всі відповідні директиви. Наші представники знають, як захищати українські національні інтереси і що саме потрібно, щоб Росія не здійснила третє вторгнення. Ще один удар по Україні. ज़ेलेंस्की को पता है कि इस वक्त यूक्रेन के हालात कितने खराब हैं। कैसे पुतिन की मिसाइल और ड्रोन पावर उनके हर मोर्चे को कमजोर करके यूक्रेन की सेना को पूरी तरह मार रही है।
रूस का दावा है कि खार्किव के वॉर जोन में यूक्रेन के 5000 सैनिक फंसे हुए हैं। रूस ने कहा है कि ओस्किल नदी के पूर्वी तट पर यूक्रेन के करीब 5000 सैनिकों को चारों तरफ से घेर लिया गया है। इन हालात में रूस ने यूक्रेन पर हथियार डालने का दबाव और ज्यादा बढ़ा दिया है। 5000 सैनिकों को सरेंडर करना पड़ेगा, नहीं तो वो मारे जाएंगे। यूक्रेन की इसी मजबूरी को देखकर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि अगर ऐसा ही युद्ध लड़ना है तो लड़ते रहो। Well, then he can continue to fight his little heart out. इस वक्त यूक्रेन के कई मोर्चों पर बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। यूक्रेन के शहरों पर रूस के हमले आग उगल रहे हैं। यूक्रेन के निप्रो शहर पर रूस ने ड्रोन अटैक किया है। इन इमारतों के परखच्चे उड़ गए हैं। खिड़कियां, दरवाजे और दीवारों का हाल भी देखिए। गाड़ियों की हालत देखिए। इस हमले में 14 लोगों के घायल होने की खबर है। यूक्रेन की हालत ऐसी है कि अब युद्ध के मोर्चे के करीब ज्यादातर शहरों में नौजवान लोग बहुत कम नजर आ रहे हैं। या तो वो युद्ध में झोंक दिए गए हैं या फिर वो अपने इलाकों को छोड़कर परिवार समेत यूक्रेन के दूसरे शहरों में जा चुके हैं। या फिर यूरोप के बाकी देशों में पुतिन की फौज को लेकर गुस्सा यहाँ बहुत ज्यादा भड़का हुआ है। Вночі. І все, і бахнуло. Перелякалися. У нас дідушка дуже старенький, плохоходний. Ну, вивели його. Хорошо, що у нас друг є і приютив у себе. पुतिन यूक्रेन पर बम बरसा रहे हैं। ये यहाँ के लोग जानते हैं। ट्रंप को लेकर कुछ उम्मीद की गई थी, लेकिन पीस प्लान के लॉन्च होने से पहले ही वो क्रैश हो गया है। Не успокоїться, я вважаю так. Що я не знаю, я вже всі саме хужі слова, які є на планеті, я всі в їхній адрес відправляю. डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रूस के युद्ध को रोकने के लिए 28 पॉइंट वाला प्रस्ताव दिया है। माना जा रहा है कि ट्रंप की हर शर्त पुतिन से बात करके तैयार की गई है। इन शर्तों में बड़े मुद्दे देख लीजिए। अमेरिकी शांति प्रस्ताव में कहा गया कि यूक्रेन के 3 बड़े इलाके क्राइमिया, लुहांस्क और डोनेस्क, तीनों इलाकों को रूस के नियंत्रण में मान लिया जाए। यूक्रेन की सेना 8,80,000 से घटाकर 6 लाख की जाए। यूक्रेन अपने संविधान में लिखेगा कि वो कभी भी नेटो में शामिल नहीं होगा। नेटो का विस्तार रूस के करीब तक नहीं होगा। रूस और नेटो के बीच अमेरिका मध्यस्थता करेगा। नेटो यूक्रेन में कोई सैनिक तैनात नहीं करेगा। बड़ी शर्त यह भी कि यूक्रेन में कोई परमाणु हथियार तैनात नहीं होगा। ये शर्तें मानने के लिए ज़ेलेंस्की के पास 27 नवंबर तक का वक्त है। यानी ट्रंप ने ज़ेलेंस्की को सोचने समझने के लिए अच्छा टाइम दिया है। खास बात यह भी है कि पुतिन को ट्रंप के शांति प्लान से कोई दिक्कत नहीं। पुतिन ने कहा कि ट्रंप की योजना यूक्रेन से समझौते का मजबूत आधार बन सकती है। हालांकि ट्रंप का दावा है कि वो किसी भी तरह के दबाव में नहीं है। हालांकि यूरोप के नेता चाहते हैं कि ट्रंप के पीस प्लान में संशोधन किया जाए। इसमें और काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बात कि यूक्रेन में रूस के धमाके रोकने हैं, तो शर्तों में ज़ेलेंस्की की रजामंदी भी जरूरी है। Auf die gesamte europäische Politik, auf den gesamten europäischen Kontinent. Und deswegen engagieren wir uns hier auch so, denn wenn es eine Chance gibt, einen Frieden herbeizuführen, dann hat das auch Auswirkungen auf den gesamten europäischen Kontinent. फिलहाल सबकी नजर डोनाल्ड ट्रंप पर है, क्योंकि यूरोप को साफ साफ नजर आ रहा है कि यूक्रेन में तब तक धमाके होते रहेंगे जब तक ट्रंप खामोशी से देखते रहेंगे। यूक्रेन तब तक जलता रहेगा जब तक डोनाल्ड ट्रंप इसे लेकर तनाव नहीं लेंगे, क्योंकि ट्रंप ने तो कह ही दिया है कि यूक्रेन ने अभी समझौता नहीं किया तो उसे ज्यादा नुकसान होगा। वैसे यूक्रेन युद्ध का दूसरा सच ये भी है
कि जेलेंस्की ने पूरी तरह हार नहीं मानी है। यूक्रेन ने रूस पर ड्रोन हमले बढ़ा दिए हैं। ऐसे हमलों की वजह से रूस में एयरपोर्ट पर उड़ानें बंद करनी पड़ी है। यूक्रेन ने रूस के अंदर सैकड़ों किलोमीटर तक ड्रोन हमले किए हैं और अब इसकी वजह से रूस के तेल डिपो और हवाई अड्डों को काफी नुकसान हुआ है। गाजा में सीजफायर के बीच एक बार फिर से बहुत ही भयंकर खूनी हमले शुरू हो चुके हैं और दावा यह किया जा रहा है कि सीजफायर के बाद से इजरायली सेना ने अब तक का सबसे बड़ा खूनी हवाई हमला कर दिया है। चश्मदीदों के मुताबिक इजरायली सेना ने हमला इतना तेज और घातक किया है कि इसमें 28 से ज्यादा फिलिस्तीनी अब तक मारे जा चुके हैं। और इस बीच एक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि इजराइल ने पिछले 45 दिनों में गाजा में 500 से ज्यादा हमले किए हैं और इसमें 350 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। धमाकों से उड़ाया सीज फायर, 45 दिन में मारे 350 फिलिस्तीनी। दस अक्टूबर 2025 को हमास और इजराइल के बीच सीज फायर हुआ था, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि राष्ट्रपति ट्रंप के तमाम दावों और पहल के बाद गाजा में 2 साल के बाद जो सीज फायर हुआ था उसकी इतनी जल्दी धज्जियां उड़ा दी जाएंगी। इस वक्त गाजा में हमास और इजराइल के बीच एक बार फिर से बेहद बड़े खूनी हमले होने शुरू हो चुके हैं। इजराइल ने पिछले 24 घंटे में गाजा के एक बहुत बड़े इलाके में इतने जबरदस्त हवाई हमले किए हैं कि इसमें कम से कम 28 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। हैरानी की बात तो ये है कि 10 अक्टूबर 2025 को सीज फायर के बाद से 350 से ज्यादा फिलिस्तीनी गाजा पट्टी में मारे जा चुके हैं। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे हमास ने ऐलान कर दिया है कि उसने सीज फायर के बाद से गाजा पट्टी में फिर से 47% इलाके पर कब्जा कर लिया है। हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कैसे इजरायली सेना को गाजा में हमास की एक ऐसी सुरंग मिली है जिसमें 80 कमरे हैं और वहां पर इजरायली सैनिक का शव तक मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं इजराइल के उस भयानक हमले से जिसने अमेरिका और अरब देशों के होश उड़ाकर रख दिए हैं कि आखिर सीज फायर के बावजूद इजराइल ने इतने भीषण हवाई हमले गाजा पट्टी में फिर से शुरू क्यों कर दिए। सीरियल धमाकों से दहला गाजा, मारे गए दर्जनों फिलिस्तीनी। सीज फायर के बाद से गाजा की तस्वीरों में रत्ती भर का फर्क नहीं आया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि जहां हमास गाजा के कई इलाकों में इजरायली सेना पर पलटवार कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ इजरायली सेना चुन चुनकर हमास के ठिकानों और सुरंगों को तबाह करने में जुटी है। इजरायली सेना सबसे ज्यादा हमलों में अपने फाइटर जेट, मिसाइलों और आत्मघाती ड्रोन का इस्तेमाल कर रही है। 2 साल के युद्ध के बाद 10 अक्टूबर को अमेरिका की मध्यस्थता से इजराइल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के बाद से 22 नवंबर का दिन सबसे घातक दिनों में से एक था। कार पर हमले के कुछ देर बाद इजराइल ने देर अल बलाह शहर और नुसरत कैंप में 2 घरों पर 2 अलग अलग हवाई हमले किए, जिसमें 28 से ज्यादा लोग मारे गए। इजराइल ने पश्चिमी गाजा में एक घर पर हमला करके 5 फिलिस्तीनियों को मार डाला। प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू के ऑफिस के मुताबिक इन हमलों में हमास के 5 लड़ाके ढेर हुए हैं। इजराइल की तरफ से ये हमले ऐसे वक्त में हुए जब गाजा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से दबाव और पहल बढ़ाई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 17 नवंबर को अमेरिका के उस प्लान को मंजूरी दे दी है जिसका मकसद गाजा क्षेत्र में सुरक्षा सुनिश्चित करना है।
साथ ही साथ वहां की एडमिनिस्ट्रेशन को भी सुधारना है। लेकिन गाजा में हालात वैसे ही हैं जैसे सीज फायर से पहले थे। 45 दिनों में 500 बार तोड़ा युद्ध विराम, हमास का 47% इलाके पर कब्जा। तबाह गाजा की तस्वीरें साबित कर रही है कि पूरा गाजा एक तरह से कब्रिस्तान बन चुका है। एक एक रोटी और पानी के लिए तरसते हजारों फिलिस्तीनियों को 2 साल की जंग में एहसास हो चुका है कि अब उनका मुकद्दर अमेरिका और इजराइल के रहमो करम पर ही है। गाजा में 80% इमारतें तबाह हो चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद हमास के तेवर जरा भी ढीले नहीं पड़े हैं। हमास इजराइल के बीच हुए सीज फायर में कुछ शर्तें ऐसी है जिन्हें मानने से हमास ने साफ इनकार कर दिया है। हमास ने एक तरह से ट्रंप और नेतन्याहू को खुला चैलेंज दिया है कि हमास किसी भी कीमत पर हथियार नहीं डालेगा। इधर इजराइल ने 10 अक्टूबर 2025 को सीज फायर के बाद से गाजा में इतने भीषण हमले किए हैं, जिसके बाद से यही सवाल खड़े हो रहे हैं कि गाजा में हुआ सीज फायर तोड़ने का असली गुनहगार आखिर कौन है। जरा इन खबरों और आंकड़ों को देखिए, जिससे साफ पता चलेगा कि गाजा में सीज फायर के बाद फिर से भीषण जंग शुरू हो चुकी है। कुछ रिपोर्ट्स में किए गए दावों के मुताबिक इजराइल ने 45 दिनों में लगभग 500 बार गाजा युद्ध विराम का उल्लंघन किया। गाजा में सैकड़ों लोगों की जान चली गई। गाजा सरकार के मीडिया कार्यालय का दावा है कि इजरायली सेना युद्ध विराम तोड़कर गाजा में फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रही है। सीज फायर के बाद से इजरायली हमलों की वजह से अकेले गाजा में 350 के करीब फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं। दूसरी तरफ इजरायली सेना के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल नदाव शोशानी के मुताबिक हमास सीज फायर समझौते के हिसाब से हथियार छोड़ने के लिए तैयार है, लेकिन असल में हमास हथियार नहीं छोड़ रहा है, वो अपना नियंत्रण फिर से बढ़ा रहा है। कर्नल शोशानी गाजा में आईडीएफ के 252वें डिवीजन के बेस पर विदेशी संवाददाताओं से बात कर रहे थे। उनके दावों के मुताबिक गाजा पट्टी के 47% हिस्से पर हमास का कब्जा है, जबकि 53% पर इजराइल का नियंत्रण है। ये दावा इसीलिए चौंकाता है क्योंकि इजराइल ने दावा किया था कि उसने 90% से ज्यादा हमास लड़ाकों का सफाया कर दिया है। ऐसे में बचे हुए 10% हमास लड़ाके गाजा के 47% इलाके पर कब्जा आखिर कैसे कर सकते हैं? इजरायली सेना ने रफा इलाके में हमास पर अब तक का सबसे बड़ा और जटिल भूमिगत टनल नेटवर्क बेनकाब किया है। हमास की ये सुरंग 7 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है, जो लगभग 25 मीटर गहराई में बनाई गई है। इस सुरंग में 80 से ज्यादा छिपने की जगह हैं, जिन्हें हमास की सुरंग के 80 कमरे कहा जा रहा है। यही वो सुरंग है जिसमें 2014 के युद्ध के दौरान अपहरण करके लाए गए इजरायली अधिकारी लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन को रखा गया था। आईडीएफ के मुताबिक ये टनल रफा के घनी आबादी वाले इलाके के ठीक नीचे से गुजरती है। इसी सुरंग में 2014 के युद्ध के दौरान अपहरण करके लाए गए इजरायली अधिकारी लेफ्टिनेंट हैदर गोल्डिन को मार दिया गया था, जिसके अवशेष अब मिले थे। हमास के वरिष्ठ कमांडर इस टनल का इस्तेमाल हथियारों का भंडारण करने, हमलों की योजना बनाने और लंबे समय तक छिपने के लिए करते थे। इजरायली सेना ने टनल के अंदर से भारी मात्रा में हथियार, विस्फोटक और हमास के दस्तावेज भी बरामद किए हैं। इजरायली सेना के दावों के मुताबिक हमास की ये सुरंग रफा की घनी आबादी के नीचे से निकलते हुए संयुक्त राष्ट्र फिलिस्तीनी शरणार्थी एजेंसी के परिसर, मस्जिदों, क्लिनिकों और किंडरगार्टन के नीचे से गुजरती है। दावों के मुताबिक सुरंग 7 किलोमीटर लंबी, 25 मीटर गहरी और 80 कमरों वाली है। हमास का खुला ऐलान, ना हथियार डालेंगे, ना गाजा से भागेंगे।
गाजा पर काबिज हमास ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बड़ा झटका दिया है। हमास लड़ाकों ने दो टूक कहा है कि ना तो वो हथियार छोड़ेंगे और ना ही गाजा। हमास नेताओं ने कहा कि वो गाजा पर एक बार फिर से कब्जा करने जा रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने मिस्र में जिस शांति समझौते को कराने का ढोल पीटा था, उसमें प्रमुख शर्त हमास के निरस्त्रीकरण और गाजा में एक नई सरकार के गठन का था, जिसका हिस्सा ये आतंकी समूह नहीं होगा। ऐसे में अब ट्रंप के गाजा शांति समझौते के टिकने पर ही सवाल उठने लगे हैं। समाचार एजेंसी रॉयटर्स को दिए इंटरव्यू में हमास के टॉप नेता और पोलित ब्यूरो के सदस्य मोहम्मद नज्जल साफ साफ कह रहा है कि हमास ग्रुप गाजा में सुरक्षा नियंत्रण बनाए रखने का इरादा रखता है। उन्होंने ये भी कहा कि हमास हथियार नहीं डालेगा। لا أستطيع الإجابة بنعم أو لا. I cannot answer with a yes or no. هذا يتوقف. Frankly, it depends on the nature of the project. The disarmament project you are talking about. ماذا يعنى به؟ What does it mean? To whom will the weapons be handed? अब ऐसे हालात में साफ है कि गाजा में एक बार फिर से हमास और इजराइल के बीच खूनी झड़पें शुरू हो चुकी हैं, जो कहीं ना कहीं गाजा के लोगों के लिए नासूर बनने लगी है। जेलेंस्की की नई चाल ने पुतिन को घेरने की कोशिश की है। फ्रांस और यूक्रेन ने मिलकर के एक ऐसी डील कर ली है जिसका सबसे बड़ा टारगेट रूस बनने जा रहा है। फ्रांस के दौरे पर जेलेंस्की को ऐसा आग उगलने वाला हथियार मिला है जिससे टक्कर लेना पुतिन और उनकी सेना के लिए अब बहुत ज्यादा मुश्किल होने जा रहा है। पुतिन को हराने वाला फाइटर जेट उड़ाया जा रहा है। यह है फ्रांस का राफाल और इस वक्त यूक्रेन वॉर जोन को लेकर दुनिया की सबसे बड़ी खबर जेलेंस्की ने दी है। फ्रांस में युद्ध का नक्शा देखने के बाद मैक्रों ने जेलेंस्की को बहुत बड़ा भरोसा दिया है। जेलेंस्की दावा कर रहे हैं कि यूक्रेन अब फ्रांस से 10-20 नहीं बल्कि 100 राफाल जेट लेने वाला है। 100 राफाल जेट के लिए यूक्रेन और फ्रांस में समझौता हो गया है। ये जेलेंस्की का ऐसा दावा है कि जो पुतिन के गुस्से को कई गुना भड़का देगा और फिर कोई शक नहीं कि रूस के टारगेट पर सबसे बड़ा नेटो देश फ्रांस होगा। राफाल को लेकर जेलेंस्की की ब्रेकिंग ने वर्ल्ड वॉर का खतरा पैदा कर दिया है। माना जा रहा है कि अगर यूक्रेन को राफाल मिलता है तो रूस के लिए जेलेंस्की को हराना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर रशियन एयर डिफेंस को फ्रांस के राफाल मजबूत टक्कर देंगे। लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है? Готовлені домовленості і сьогодні підписуються важливі документи про значне посилення наших оборонних спроможностей. І перше, це Україна зможе отримати 100 літаків Рафаль F-4, дуже сильні французькі радари, 8 систем протиповітряної оборони, самці. फ्रांस में जेलेंस्की और मैक्रों की सीक्रेट मीटिंग में क्या हुआ, पूरी डिटेल्स देखने से पहले चलिए उस मोर्चे पर जहां सैनिकों को मौत के घाट उतारने वाली मशीन बहुत तेजी से काम कर रही है। यूक्रेन के वॉर जोन का सबसे खतरनाक वीडियो है ये। जेलेंस्की और पुतिन के युद्ध में मिल रही है सबसे डरावनी मौत। फौजियों के फौलादी हौसले को पस्त करने वाला ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है। पुतिन और जेलेंस्की दोनों के मोर्चे पर फौजियों की जान कैसे जा रही है, एक एक वीडियो आपके सामने है। एक धमाके से पूरा जिस्म उड़ा देने वाले ड्रोन यूक्रेन में चुन चुन कर जान ले रहे हैं। दौड़ा दौड़ा कर मार रहे हैं उड़न खटोले। ये फौजी किस देश के हैं? फ्रंट कौन सा है? मौत बांटने वाली ये ड्रोन कौन उड़ा रहा है? सब बताएंगे, एक एक ड्रोन अटैक दिखाएंगे। पहले देख लीजिए, जब बम लेकर उड़ने वाला ड्रोन फटता है तो आखिरी वक्त फौजी कैसे उसके सामने बेबस नजर आता है। यहां हमला करने वाला ड्रोन यूक्रेन का है और मौत की नींद सोने वाले फौजी रूस के।
यूक्रेन की 414 ड्रोन ब्रिगेड कहर बरसा रही है। इस ब्रिगेड की यूनिट कई मोर्चों पर तैनात है और हर जगह से इनको मिलने वाले वीडियो साबित कर रहे हैं कि पुतिन के सैनिकों को चुन चुन कर मारा जा रहा है। ज़ेलेंस्की और पुतिन के बीच उड़ता हुआ यमराज कैसे कैसे मौत बांट रहा है, कैसे रूस और यूक्रेन के सैनिकों के बीच अब बड़े बड़े तोप के गोले नहीं बल्कि मासूम सा उड़ता हुआ ड्रोन कहर मचा रहा है। ये ऐसा युद्ध है जिसका कंट्रोल अब नेटो के बड़े बड़े कमांड सेंटर में नहीं, व्हाइट हाउस में नहीं, ना ही ज़ेलेंस्की के वॉर रूम में नजर आ रहा है। इसका पूरा कंट्रोल अब यूक्रेन के खतरनाक मोर्चों पर शिफ्ट हो चुका है और यहाँ ऐसी ऐसी मौत देखने को मिल रही है जिनका पूरा वीडियो सबूत है। देखिए एक पाइप के अंदर छुपे रशियन फौजी को कैसे यूक्रेन का एक क्वाडकॉप्टर ढूंढ लेता है। ये कातिल ड्रोन पाइप के अंदर घुसता है और फिर ब्लास्ट। ऐसा ही हमला एक खंडहर में होता है। यहाँ एक रशियन सैनिक का पीछा करते हुए ज़ेलेंस्की का ड्रोन दाखिल हो जाता है। एक एक कमरे में तलाशने के बाद उसे नजर आता है वो फौजी और फिर वीडियो बंद हो जाता है, यानी बड़ा धमाका। ज़ेलेंस्की के ऐसे युद्ध को देखकर यूरोप का हौसला भी बढ़ा है और इसलिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने ज़ेलेंस्की को बुलाकर ऐसे ऐसे हथियार थमा दिए हैं जो इस युद्ध को बढ़ाने की गारंटी दे रहे हैं। फ्रांस के सबसे आधुनिक फाइटर जेट राफाल को हाजिर नाजिर मानकर मैक्रों और ज़ेलेंस्की के बीच डील हुई है। पीछे राफाल है और उसके आगे मैक्रों और ज़ेलेंस्की ने दस्तखत किए। ये तस्वीर रूस के खिलाफ नेटो के इरादे चिल्ला चिल्ला कर बता रही है कि पुतिन के खिलाफ पूरा यूरोप एकजुट है। यूरोप के 3 देशों ने नेटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया है। यही देश पुतिन की नजरों में सबसे ज्यादा खटक भी रहे हैं क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। इसमें ब्रिटेन है, इसमें फ्रांस है और इसमें जर्मनी है। ये तीनों देश कह रहे हैं कि हमें किसी भी इमरजेंसी के लिए तैयार रहना होगा। इनमें भी केर स्टारमर और इमैनुअल मैक्रों सबसे ज्यादा सक्रिय हैं, जबकि जर्मनी ने कहा है कि वो यूक्रेन में सेना नहीं भेजेगा। इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने भी साफ कहा है कि वो यूक्रेन में फौज नहीं भेजेंगी। हालांकि वो यूक्रेन के बाहर ज़ेलेंस्की की फौज को ट्रेनिंग देने के लिए तैयार हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पहले ही व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को मिराज फाइटर जेट की नई खेप पहुंचाने का वादा कर चुके हैं। इसके अलावा वो एयर डिफेंस मिसाइल भी दे रहे हैं और ये सब हथियार ऐसे हैं जो अगले 10 साल तक यूक्रेन की वॉर बैटरी को चार्ज करते रहेंगे। सवाल है कि ज़ेलेंस्की के दावे के मुताबिक अब फ्रांस यूक्रेन को राफाल फाइटर जेट भी देने जा रहा है और वो भी 10-20 नहीं बल्कि 100 राफाल जेट। मैक्रों और ज़ेलेंस्की के बैकग्राउंड में राफाल को खड़ा करने का बहुत बड़ा मकसद दिखाई दे रहा है। Et puis l'acquisition jusqu'à 100 rafales, donc nos chasseurs de dernière génération, avec leur armement complet. C'est là une nouvelle génération qui s'ouvre après la livraison des Mirage 2000 qui avait été actée il y a plusieurs mois et la formation des pilotes. Et donc nous allons déployer cet engagement justement d'acquisition de 100 chasseurs Rafale avec les programmes de formation qui doivent les accompagner et les programmes évidemment de production. अब तक यूक्रेन के युद्ध को जिंदा रखने के लिए ज़ेलेंस्की ने कोशिश लगातार की है। उनका मकसद है कि किसी भी तरह यूक्रेन की वायुसेना में 250 फाइटर जेट शामिल कर लिए जाएं। इसमें अमेरिका का F-16 भी हो, स्वीडन का ग्रिपेन भी हो, फ्रांस का मिराज और राफाल भी शामिल कर लिया जाए, या फिर ये कहें कि यूक्रेन के लिए नेटो की वायुसेना तैनात कर दी जाए। कुल मिलाकर यूक्रेन जो भी डिफेंस डील कर रहा है या फिर जो हथियार उसे खैरात में मिल रहे हैं, ऐसे हर समझौते का मकसद है कि ज़ेलेंस्की पुतिन के सामने घुटने नहीं टेके और इस युद्ध को तब तक लड़ें जब तक नेटो उनकी मदद कर रहा है। फ्रांस में मैक्रों से मिलकर ज़ेलेंस्की के तेवर बता रहे हैं कि उन्होंने 2026 में युद्ध लड़ने की तैयारी कर ली है। व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को रूस से लड़ने की नई गारंटी मिल रही है, लेकिन क्या सिर्फ इतना करने से नेटो देश, खासकर अमेरिका, ज़ेलेंस्की को पुतिन के पंजे से दूर रख पाएंगे? Passing legislation, or the Republicans are putting in legislation that very tough. It's sanctioning, etc., on any country doing business with Russia. They may add Iran to that, as you know. I suggested it. So any country that does business with Russia will be very severely sanctioned.
we may add Iran to the formula, yeah. वैसे ट्रंप को नहीं मालूम कि कितना खतरनाक युद्ध चल रहा है। व्हाइट हाउस में बैठकर या फिर एयरफोर्स 1 में उड़कर दुनिया बहुत अच्छी नजर आती है, लेकिन यूक्रेन का मोर्चा इस वक्त मौत का घाट बना हुआ है। इसमें कोई शक नहीं कि ऐसी मौत देने का इंतजाम ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों ने बहुत पहले शुरू कर दिया था। वो तो अब ऐसी तस्वीरों ने बता दिया है कि रूस और यूक्रेन के बीच जो भी मोर्चा है, वहां लड़ने वालों की मौत किसी भी वक्त हो सकती है।